बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उस घर की दीवारों में दरारें तो थीं, पर उससे भी गहरी दरारें वहां रहने वालों के दिल में थीं। उस घर में सिर्फ 3 लोग थे, चंपा, उसकी सास सरला और उसकी मासूम बेटी मोनी। महज कुछ दिनों पहले ही चंपा के पति की मृत्यु हो गई थी। घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए चंपा गांव के एक रसूखदार धनीराम सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगी। धनीराम, जो नाम का तो धनी था, पर दिल का उतना ही कंगाल। उसके काले कारनामे पूरा गांव जानता था। एक सुबह चंपा काम के लिए घर से निकल पड़ी। घर की जिम्मेदारियों और मोनी को सुलाने के चक्कर में वह थोड़ी लेट हो गई थी। जैसे ही वह सेठ की चौखट पर पहुंची, धनीराम उस पर चीख पड़ा। ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर है क्या, जो जब मन किया चली आई? घड़ी देखना भूल गई है या फिर गरीबी ने दिमाग भी खा लिया है? साफ सुन ले, कल से 1 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ तो सीधी पगार काट लूंगा। मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ती यहाँ तू, समझी? गवार कहीं की। माफ कर दीजिए सेठ जी, बस आज थोड़ी देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई मुझसे। धनीराम बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। चंपा भारी मन से काम पर लग गई और सोच में डूब पड़ी। गवार? इसने मुझे गवार कहा? जमींदार, अगर आज मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में न होता ना, तो तुझे दिखाती कि जिस कागज के टुकड़ों को तू पगार कहता है, वैसी डिग्रियां मैंने गोल्ड मेडल के साथ हासिल की हैं। मैं उस यूनिवर्सिटी की टॉपर थी जहां तेरे जैसे लोग कदम रखने से भी डरते हैं। चंपा धीरे धीरे शाम होते होते घर का पूरा काम खत्म कर घर जाती है। बिटिया, ये सब देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। कहाँ तूने बड़े बड़े सपनों के साथ हाथ में कलम पकड़ी थी, और कहाँ आज दूसरे के घर की धूल साफ कर रही है। ये क्या दिन दिखा दिए उस विधाता ने। मुझे माफ कर दे बहू, मैं इस उम्र में भी लाचार हूँ। तुझे वो सुख और सम्मान नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। अब ये सब बोलकर खुद को छोटा मत कीजिए माँ। भगवान ने तो मेरा सबसे बड़ा सुख, मेरा सुहाग, पहले ही छीन लिया। अब ये छोटी मोटी तकलीफें क्या बिगाड़ेंगी मेरा? ये झाड़ू पोछा मेरी लाचारी नहीं, मेरी बेटी के भविष्य की नींव है माँ। बस आप हिम्मत मत हारिए। चंपा ने लंबी सांस ली और अपनी सोती हुई बेटी मोनी को देखी और बोली, चलो माँ, अब ये सब सोचकर मन भारी मत करो। आज सो जाते हैं, कल छुट्टी है, तो मैंने सोचा है कि बिटिया को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगी। बहुत दिनों से वो इसी 4 दीवारी में कैद है, थोड़ा उसका मन भी बहल जाएगा। सरला ने जल्दी से पल्लू के छोर में बंधे कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और चंपा के हाथ पर रख दिए। मेरे पास पेंशन के कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, इन्हें रख ले बिटिया। मना मत करना, ये मेरी मोनी के लिए है। उसे बाहर ले जाना और जो कुछ भी उसे पसंद हो जी भर के खिलाना। उसके चेहरे की मुस्कान ही हमारी असली कमाई है। ठीक है माँ, आपकी बात नहीं टालूंगी। आप भी आराम कीजिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चंपा अपनी 15 साल की बेटी मोनी को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। मोनी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आखिर बहुत दिनों बाद वो घर से बाहर निकली थी। बाजार के रास्ते में ही एक चमकता दमकता चाइनीज ढाबा था, जहां से मैगी, नूडल्स और चाउमीन की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। 15 साल की मासूम मोनी उस खुशबू को सूंघकर ठहर गई। उसने अपनी माँ का आंचल खींचा और बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। माँ, देखो ना, कितनी अच्छी महक आ रही है। माँ, मुझे मैगी खानी है, प्लीज माँ, दिला दो ना। ठीक है मेरी बच्ची, आज तेरी हर जिद पूरी होगी। चल ढाबे पर चलते हैं। चंपा मोनी को लेकर काउंटर पर पहुंची। वहां एक घमंडी किस्म का आदमी खड़ा था। चंपा ने शालीनता से उससे कहा, भाई साहब, मेरी बेटी को मैगी खानी है, जरा एक प्लेट बढ़िया सी मैगी लगा दीजिए। उस ढाबे वाले ने चंपा के साधारण और फटे पुराने कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर हिकारत के भाव आ गए। ए बहन जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलता। इस ढाबे का जो मालिक है ना, उसने साफ कह रखा है कि यहाँ गरीबों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। चंपा को धक्का सा लगा, पर उसने खुद को संभाला। भैया, मैं यहाँ भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं इसके पूरे पैसे दूंगी। आप पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी को मैगी दे दीजिए।
यहां पैसे नहीं स्टेटस देखा जाता है बहन जी। अगर आज मैंने तुम जैसी गरीब को यहां बिठाकर खिला दिया और मेरे किसी अमीर ग्राहक ने देख लिया तो वो यहां आना बंद कर देंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। भैया, मेरी बेटी का सपना है। आज पहली बार मैं इसे कहीं बाहर लेकर आई हूँ और पहली बार इसने मुझसे कुछ मांगा है। एक माँ का दिल रख लो भैया। मुझे माफ करो, अगर मैंने तुमको यहां कुछ भी दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भाई साहब, आखिर किसका है ये ढाबा? गांव के सबसे बड़े जमींदार धनीराम सेठ का। धनीराम का नाम सुनते ही चंपा के अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। कोई बात नहीं बेटा, चल, मैं बाजार से मैगी खरीदकर खुद अपने हाथों से तेरे लिए इससे भी अच्छी मैगी घर पर बनाऊंगी। चल यहाँ से। ठीक है माँ, चलो। दोनों आगे बढ़े और किराने की दुकान से मैगी, नूडल्स और सारे जरूरी मसाले खरीदे। घर पहुंचकर चंपा ने चूल्हा जलाया और मैगी बनाना शुरू किया। चंपा के हाथों में एक जादू था। जब उसने मसालों को मैगी के साथ पकाया तो उस छोटे से घर से ऐसी लाजवाब और सौंधी महक उठी कि वो पूरे रास्ते में फैल गई। ठीक उसी समय शहर से आ रहा एक अमीर पति पत्नी का जोड़ा उस रास्ते से गुजर रहा था। बाजार की तरफ जाते हुए जैसे ही उस दिव्य महक ने उनके कदमों को छुआ, वे वहीं ठहर गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और चंपा के टूटे फूटे घर के दरवाजे पर आ गए। कोई है घर में? जी, कोई है क्या? चंपा बाहर आई। जी बोलिए, कौन है आप लोग? अरे बहन, हम लोग शहर से आ रहे थे और बाजार की तरफ जा रहे थे, पर आपके घर से कुछ बनने की इतनी लाजवाब महक आई कि हमारे कदम यहीं रुक गए। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप क्या बना रही हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस बेटी के लिए मैगी बनाई है। अगर आप लोगों को खाना है तो संकोच मत कीजिए, अंदर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। दोनों अंदर आ गए। चंपा ने उन्हें सत्कार के साथ बिठाया और मैगी परोसी। मैगी का पहला कौर मुंह में डालते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अद्भुत! मैंने बड़े बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद और ऐसा सटीक मसालों का तालमेल आज तक कहीं नहीं चखा। बहन, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। बातों बातों में पत्नी ने चंपा के चेहरे की उदासी भांप ली और उसके परिवार के बारे में पूछा। चंपा की आंखें भर आईं। क्या बताऊं भाई साहब, मेरे पति थे जो 2 साल पहले गुजर गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। वो मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, पर उनके जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि डिग्री धरी की धरी रह गई और आज मुझे पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और मजदूरी करनी पड़ती है। अब तो हालात ये हैं कि मैं अपनी इस बिटिया को आगे पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। चंपा की कहानी सुनकर उन दोनों पति पत्नी का दिल पसीज गया। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। कोई बात नहीं बहन, हालातों से डरते नहीं, उनसे लड़ते हैं। तुम्हारी काबिलियत इस गरीबी में छिपने के लिए नहीं बनी है। वैसे तुम सुबह कितने बजे काम पर निकलती हो? मैं सुबह ठीक 5 बजे काम के लिए निकल जाती हूँ। तो सुनो चंपा, कल तुम काम पर मत जाना। कल हम सुबह ठीक इसी समय फिर यहाँ आएंगे और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आएंगे। बस तुम कहीं जाना मत, हमारा इंतजार करना। ठीक है भाई साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर वो दोनों चंपा का शुक्रिया अदा करके वहां से चले गए। चंपा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी मोनी को मैगी खिलाई, जिसके चेहरे पर अब दुनिया भर की खुशी थी। फिर चंपा ने अपनी बूढ़ी सास सरला को भी मैगी दी। सबने तृप्त होकर मैगी खाई और कल के उस अनजाने सरप्राइज की उम्मीद दिल में लिए सब चादर तान कर सो गए। अगली सुबह के अभी 5 भी नहीं बजे थे कि चंपा के घर के बाहर से आवाज आई। चंपा बहन, ओ चंपा बहन, जल्दी उठो और बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आवाज सुनकर चंपा की नींद खुल गई। उसकी सास सरला और छोटी मोनी भी हड़बड़ाकर बाहर आ गईं। सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के सामने एक नया सुंदर सा ठेला खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मैगी वाली महिला। ठेले पर मैगी के ढेर सारे पैकेट, खुशबूदार मसाले और सारा जरूरी सामान सजा हुआ था। भाई साहब, ये सब क्या है? इतना बड़ा ठेला, ये सारा सामान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बहन, कल तुम्हारी मैगी खाकर हमें समझ आ गया कि तुम्हारे हाथों में हुनर है। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, तुम्हारे इस हुनर को दुनिया के सामने लाना है।
जैसे हमें वो स्वाद पसंद आया वैसे ही सबको आएगा। बस अब तुम हिम्मत मत हारना और आज दोपहर तक गांव के चौराहे पर अपना ये ठेला लगा देना। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भाई साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज आपने मुझे उस धनीराम सेठ की गुलामी से आज़ाद कर दिया। अब मुझे मौका मिला है उसे ये दिखाने का कि एक गरीब के हाथों के स्वाद में कितनी ताकत होती है। बेका, आज मुझे तुम दोनों में अपने दिवंगत बेटे की छवि दिख रही है। तुम सच में बहुत नेक हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और तुम्हें हर खुशी दे। बस माताजी, आपका ये आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। अब हम चलते हैं, हमें शहर में बहुत काम है। चंपा बहन, डटी रहना। दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। चंपा के अंदर अब एक नया जोश था। उसने तुरंत चूल्हा तैयार किया और मैगी बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने खास मसालों का तड़का लगाया, घर से ऐसी मदहोश कर देने वाली खुशबू उठी। दोपहर होते होते चंपा ने अपना ठेला गांव के किनारे सड़क पर लगा दिया। अभी ठेला पूरी तरह लगा भी नहीं था कि उसकी महक ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे, जिन्होंने धनीराम के ढाबे पर कभी कदम भी नहीं रखा था, क्योंकि वहां सिर्फ अमीरों और स्टेटस की कद्र थी। खुशबू का पीछा करते हुए कुछ ग्राहक चंपा के पास आए। अरे चंपा, ये क्या नया काम शुरू किया है? और ये खुशबू कैसी है? पूरा गांव महक रहा है। भाई साहब, ये मैगी है, वही जो बड़े बड़े होटलों और ढाबों में मिलती है। बस फर्क इतना है कि वहां ये 50 रुपए की मिलती है और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए में। क्या बात कर रही है? हम तो हमेशा से इसे खाना चाहते थे, पर उस धनीराम की वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई। चलो, आज हमें भी खिलाई दो, देखें तो सही ये मैगी चीज क्या होती है। चंपा ने फुर्ती से 2 प्लेट मैगी तैयार की। जैसे ही उन दोनों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह चंपा, क्या लाजवाब मसाले हैं। स्वाद ऐसा कि रूह खुश हो जाए। हम तो स्वाद के नशे में मदहोश हो गए। सच में चंपा, देर मत करो, एक एक प्लेट और लगाओ। जितनी महक अच्छी है, स्वाद उससे दुगना बेहतर है। चंपा ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक एक प्लेट और दी। दोनों पैसे देकर और चंपा की तारीफों के पुल बांधते हुए वहां से गए। अब चंपा को समझ आ गया था कि उसके संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं और उसके हाथों का जादू अब गांव के हर घर तक पहुंचने वाला है। देखते देखते ठेले पर भीड़ जमा हो गई और थोड़ी ही देर में सारी की सारी मैगी खत्म हो गई और वो घर गई। अगली सुबह चंपा फिर उठकर मैगी को अच्छे तरीके से बनाती है और ठेला उसी जगह पर लगा देती है। ठेला लगते ही 2 रईस आदमी उसके ठेले पर आते हैं। आइए बाबूजी, गर्मा गर्म ताजी मैगी तैयार है, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। सिर्फ 10 रुपए? खुशबू तो लाजवाब है। चलो, हमारे लिए 2 प्लेट लगाओ। चंपा ने फुर्ती से 2 प्लेटें तैयार की और उनके सामने पेश किया। जैसे ही करोड़ीमल ने पहला चमचा मुंह में डाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अद्भुत, अविश्वसनीय। माखनलाल, ऐसा स्वाद आज तक कहीं नहीं चखा। हाँ भाई, स्वाद तो ऐसा है कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। लो बहन, ये तुम्हारे पैसे और ये ऊपर से इनाम। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत लेती हूँ, इनाम या खैरात नहीं। दोनों रईस चंपा के इस स्वाभिमान और स्वाद के कायल हो गए। वे पैसे देकर सीधे धनीराम सेठ के आलीशान ढाबे की तरफ बढ़ गए। आइए सेठ जी, बैठिए। आज हमारे शेफ ने खास शाही नूडल्स तैयार किए हैं। कितनी प्लेटें लगवाऊं? रहने दो धनीराम, तुम्हारे इस शेफ और नूडल्स में अब वो दम नहीं रहा। तुम्हारे कारीगरों में वो हुनर ही नहीं है। क्या आप लोग ये क्या कह रहे हैं? भला इस गांव में ऐसा कौन है जो मेरे मुकाबले का खाना बना सके? गांव के किनारे एक महिला ने मैगी का ठेला लगाया है, हम वहीं से खाकर आ रहे हैं। तुम्हारी 50 रुपए वाली मैगी उसके 10 रुपए वाले स्वाद के सामने बिल्कुल फीकी है। क्या? कौन सी औरत? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर देखता हूं कि किसकी इतनी मजाल हुई। धनीराम सेठ का अहंकार बुरी तरह आहत हो चुका था। वो गुस्से से कांपता हुआ सीधे चंपा के ठेले की तरफ भागा। तू चंपा, तेरी ये हिम्मत!
कल तक जो गंवार मेरे घर पर झाड़ू पोछा करती थी वो आज मेरे सामने दुकान खोलेगी। सेठ जी, दुकान छोटी है पर मेरी अपनी है। मेहनत की रोटी कमा रही हूँ। तू यहाँ बस 1-2 दिन की मेहमान है, उसके बाद तेरा ये सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है धनीराम सेठ जी। आप पैसों के घमंड में अंधे हैं, पर हुनर किसी की बपौती नहीं होता। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अभी बताता हूं तुझे, इस ठेले को तो मैं अभी नाली में पलट देता हूं। धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चंपा को धमकाने लगा और ठेला पलटने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक पीछे से एक कड़क और रौबदार आवाज गूंजी। वो वही परदेसी जोड़ा था। खबरदार धनीराम, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो सीधे जेल जाओगे। आप कौन है भाई साहब, और मेरे बीच में क्यों आ रहे हैं? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने वाले हरिया का बेटा हूँ और आज मैं इस जिले का कलेक्टर बनकर वापस आया हूँ। अरे नीतीश बाबू, गलती हो गई सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस ऐसे ही गलती हो गई। मुझसे नहीं, चंपा बहन से माफी मांग और यहाँ से दफा हो जा। सेठ ने चंपा से माफी मांगी और वहां से भाग गया। ये देख चंपा बहुत खुश हुई। सीख दोस्तों, अक्सर हम जब कभी जिंदगी से हारते हैं तब हमारे जीवन में कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो हमारी पूरी तकदीर बदल देता है। इसलिए कभी हार न माने, अपने हुनर पर भरोसा रखें। वक्त बदलता जरूर है,